एक सुनहरी सुबह थी। फतेहपुर सीकरी का आंगन हल्की धूप में नहा रहा था। महल की दीवारें गुलाबी चमक में दमक रही थी। राजा अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। कोई नए कर की चर्चा कर रहा था तो कोई राज्य के किसी इलाके की शिकायतें सुना रहा था। पर उस दिन अकबर का मूड थोड़ा अलग था। वे लगातार ऊंची आवाज में हूं करते जा रहे थे। बीरबल ने देखा तो पूछा, महाराज, आज कुछ सोच में पड़े लगते हैं। क्या किसी ने आपका मन दुखाया? अकबर मुस्कुराए, नहीं बीरबल, आज तो मेरा मन बड़ा खुश है। लेकिन मन में एक शरारती ख्याल आया है, क्यों न थोड़ा मनोरंजन किया जाए। बीरबल बोला, महाराज, जहां आप हैं वहां मनोरंजन की कमी कैसी? अकबर हंसे, सच कहा, पर इस बार मजा कुछ नया होना चाहिए। आज मैं अपने सभी दरबारियों को एक परीक्षा देना चाहता हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मंत्री आपस में कुछ सोचने लगे। क्या फिर कोई बीरबल की परीक्षा होगी या किसी को इनाम मिलेगा? दूसरी कड़ी, अकबर की चुनौती। अकबर उठे और ऊंची आवाज में बोले, दरबार के सभी विद्वान, मंत्री, कवि और सलाहकार ध्यान दे। आज मैं एक नई शर्त रखता हूं। सबकी नजरें उन पर टिक गई। अकबर ने कहा, मैं आप सबको 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जो मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर देगा उसे मैं सोने की 100 थैलियां और दरबार में विशेष स्थान दूंगा। और जो असफल होगा उसे 1 महीने तक महल की रसोई में नौकर की तरह काम करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तीनों इच्छाएं आसान नहीं हैं। वे मेरी बुद्धि की परीक्षा है। सोच समझकर जवाब देना। जो चाहे सबसे पहले आगे आए। सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी तीनों इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करूं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें हमेशा अपने ऊपर बहुत भरोसा रहता है। अच्छा, तो सुनो मेरी पहली इच्छा। तीसरी कड़ी, पहली इच्छा। अकबर बोले, मेरी पहली इच्छा है, मैं सूर्य को अपनी हथेली पर देखना चाहता हूं। दरबार में ठहाका गूंज गया। मंत्री हंसने लगे, अरे ये कैसे संभव है? कोई सूर्य को हथेली पर रख सकता है क्या? पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी ये इच्छा अभी इसी समय पूरी कर दूं या शाम को? अकबर बोले, तुरंत ही। बीरबल ने कहा, तो फिर आप अपनी हथेली में एक चमचमाता पीतल का कटोरा रखिए और उसे बाहर धूप में लीजिए। अकबर ने वैसा ही किया। कटोरे में सूर्य की किरणें चमक उठीं और पूरा चेहरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बीरबल झुककर बोले, महाराज, देखिए, अब सूर्य आपकी हथेली पर नाच रहा है। आपकी पहली इच्छा पूरी हुई। दरबार में सब हक्के बक्के रह गए। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। चलो अब सुनो मेरी दूसरी इच्छा। चौथी कड़ी, दूसरी इच्छा। अकबर बोले, मेरी दूसरी इच्छा है, मैं पूरे राज्य का हिसाब एक ही पन्ने पर देखना चाहता हूं। हर कर, हर खर्च, हर इनाम, सब कुछ। ये सुनकर दरबार के मंत्री पसीने पसीने हो गए। राज्य का हिसाब हजारों पन्नों में होता था, तो एक पन्ने में कैसे संभव है? पर बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, महाराज, इसके लिए मुझे आधा दिन चाहिए। कल सुबह मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा कागज लेकर आए। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आय, खर्च, लाभ। अकबर ने कागज देखा और बोले, बस इतना? बीरबल ने नम्रता से कहा, जी महाराज, यही तो पूरे राज्य का सार है। जो आए वह आय, जो जाए वह खर्च और जो बचे वह लाभ। सारा हिसाब इन्हीं 3 शब्दों में समाया है। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर खुद हंस पड़े। बीरबल,
तुम तो बड़े चालाक निकले। अच्छा, 2 इच्छाएं तो पूरी हुई, अब तीसरी की तैयारी करो। 5वीं कड़ी, तीसरी इच्छा। अकबर बोले, मेरी तीसरी इच्छा सबसे कठिन है। मैं चाहता हूं तुम मुझे ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो मुझसे भी बड़ा बादशाह हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री फुसफुसाने लगे, अरे अब तो बीरबल भी फंस गए। भला अकबर से बड़ा कौन? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस इच्छा को पूरी करने में 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी। 6ठी कड़ी, बीरबल की योजना। बीरबल उसी शाम शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा एक गरीब लकड़हारा अपने बेटे के साथ लकड़ियां काट रहा है। बेटा जिद कर रहा था, अब्बा, आज मैं थक गया, काम नहीं करूंगा। लकड़हारा मुस्कराया, अच्छा बेटा, मत करो। चलो, आज तुम्हारे लिए मैं खुद लकड़ियां काटता हूं। बीरबल ने यह देखा और मन ही मन सोच लिया, यही है वो व्यक्ति जो अकबर को सबक सिखाएगा। 7वीं कड़ी, दरबार में अगला दिन। अगले दिन बीरबल उस लकड़हारे और उसके बेटे को दरबार में ले आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यही है वो व्यक्ति जो आपसे भी बड़े बादशाह है। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। अकबर ने हंसकर पूछा, अरे बीरबल, तुम तो मजाक कर रहे हो। ये तो गरीब लकड़हारा है और मैं हिंदुस्तान का बादशाह। बीरबल बोले, महाराज, आपने कहा था ऐसा व्यक्ति लाओ जो आपसे बड़ा बादशाह हो। तो देखिए, ये आदमी अपने घर का बादशाह है। इसे न तो किसी सेनापति से डर है, न किसी कर से, न किसी साजिश से। इसका बेटा इसकी आज्ञा मानता है और ये अपने परिश्रम से अपना राज्य चलाता है। आप करोड़ों प्रजा के शासक हैं, पर ये अपने दिल का शासक है। जो अपने मन पर शासन करता है वही सबसे बड़ा बादशाह होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का राज्य सोने के राज्य से बड़ा होता है। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी करने की कला अद्भुत है। उन्होंने लकड़हारे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और बीरबल को राज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। 8वीं कड़ी, हास्य भरा अंत। जब सब जा रहे थे तो अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने तीनों इच्छाएं तो पूरी कर दी, पर एक सवाल अब भी है। अगर मैं चौथी इच्छा रख दूं तो? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, महाराज, चौथी इच्छा से पहले मैं अपनी पहली शर्त रख दूंगा कि चौथी इच्छा की कीमत आपकी दाढ़ी होगी। अकबर जोर से हंसे, तुम सच में बादशाहों के भी बादशाह हो, बीरबल। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की खोपड़ी की कीमत। एक मजेदार कहानी प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार की भव्यता का वर्णन अगर कोई करने लगे तो शब्द कम पड़ जाए। दरबार के चारों ओर रंगीन गलीचे, मोतियों की झालरें, सुगंधित धूप की महक और बीचों बीच बादशाह अकबर की स्वर्ण मंडित गद्दी, जिस पर बैठकर वे बुद्धिमानों की बातें सुनते, कवियों से कविताएं सुनते और कभी कभी मजे के लिए अनोखे सवाल भी पूछा करते थे। उनके सबसे प्रिय दरबारी थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी पर पूरा दरबार नाज करता था। परंतु जहां बुद्धिमान हो वहां जलन करने वाले भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी थे जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता रास नहीं आती थी। वे हमेशा यही सोचते कि कब कोई ऐसा मौका मिले कि बीरबल की हंसी उड़ाई जाए और उन्हें बादशाह की नजरों से गिराया जाए। ऐसा मौका एक दिन आया। पहला दृश्य, अकबर की उलझन। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। बाग में गुलाब, चमेली, रजनीगंधा की सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और अचानक मन में विचार आया, ये इंसान का शरीर कितना विचित्र होता है। एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर, और इस सिर में क्या क्या नहीं भरा होता। विचार, भावनाएं, यादें, गुस्सा, हंसी, सब कुछ। वो मुस्कुराए और बोले, काश मैं जान पाता कि इस सिर
या खोपड़ी की असली कीमत क्या है? यही सोचते सोचते वे दरबार लौटे। दूसरा दृश्य, अकबर का सवाल। दरबार सजा हुआ था। मोती झूमर चमक रहे थे। सब मंत्री अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर गद्दी पर बैठते ही बोले, दरबारियों, आज मैं एक अनोखा सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ, इंसान की खोपड़ी की क्या कीमत होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, महाराज, इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। दूसरा बोला, इसमें बुद्धि होती है तो अनमोल है। तीसरा बोला, अगर इसे बेचने जाओ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए बेकार है। हर किसी के अपने तर्क थे, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को पसंद नहीं आया। तब उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, इंसान की खोपड़ी की असली कीमत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी अनुमति हो तो मैं इस सवाल का जवाब 3 दिन बाद दूंगा। तब मैं आपको इसकी असली कीमत बताऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। तीसरा दृश्य, षड्यंत्र की शुरुआत। दरबार से निकलते ही बीरबल के शत्रु दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब देखना, 3 दिन बाद जब वो जवाब नहीं दे पाएगा, तब बादशाह उसकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। एक दरबारी जिसका नाम था मलिक अहमद, वो सबसे ज्यादा जलता था। उसने ठान लिया कि बीरबल को फंसाना ही है। चौथा दृश्य, बीरबल की चालाक योजना। बीरबल घर लौटे तो उनकी पत्नी बोली, आज आप कुछ सोच में पड़े लगते हैं। बीरबल मुस्कराए, हाँ महारानी, आज बादशाह ने पूछा है कि इंसान की खोपड़ी की कीमत क्या है। अब मैं सोच रहा हूं कि इसे मजेदार ढंग से कैसे बताया जाए। वो रात भर सोचते रहे और फिर उन्हें एक अद्भुत योजना सूझी। पांचवा दृश्य, बनावटी व्यापारी। अगले दिन बीरबल ने एक गुप्त रूप धारण किया। उन्होंने व्यापारी का भेष बना लिया। सिर पर पगड़ी, आंखों में काजल और साथ में एक बड़ी थैली। वो शहर के बाजार में जाकर जोर से आवाज लगाने लगे, खोपड़ी खरीदेंगे, पुरानी खोपड़ी, टूटी फूटी खोपड़ी भी चलेगी, दाम मिलेंगे काम के हिसाब से। बाजार के लोग हैरान, अरे भाई, ये कौन पागल है जो खोपड़ी खरीद रहा है? वहीं से खबर महल तक पहुंची। अकबर ने सिपाही भेजकर उस व्यापारी को बुलवाया। छठा दृश्य, दरबार में व्यापारी। व्यापारी यानी बीरबल भेष में दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और ये कैसी विचित्र चीज बेचते खरीदते हो? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं दूर के देश से आया हूं। वहां लोगों की खोपड़ियां खरीद बेचने का बड़ा कारोबार होता है। खोपड़ी की कीमत उसके काम के हिसाब से तय होती है। अकबर को बात दिलचस्प लगी। अच्छा, तो बताओ, मेरी खोपड़ी की कितनी कीमत होगी? व्यापारी बोला, हुजूर, आपकी खोपड़ी अनमोल है, लेकिन इसकी असली कीमत तभी पता चलेगी जब ये खोपड़ी दुनिया से चली जाएगी। अकबर जोर से हंसे, हाँ हाँ, तो अभी तो मैं जिंदा हूं। फिर भी बताओ, अगर किसी और की खोपड़ी बेचनी हो तो कैसे आंकते हो? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं 3 दिन में एक मिसाल लाकर दिखाऊंगा कि कैसी खोपड़ी की कितनी कीमत होती है। अकबर ने इजाजत दी। 7वां दृश्य, योजना का अगला चरण। व्यापारी यानी बीरबल सीधे दरबार के जलनखोर मंत्री मलिक अहमद के पास पहुंचे। हुजूर, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपकी खोपड़ी की कीमत हजारों अशर्फिया लग सकती है। अहमद फूल गया, सच में? तो क्या तुम मेरी खोपड़ी बेच सकते हो? क्यों नहीं? अगर आप चाहें तो मैं बादशाह के दरबार में कल आपकी खोपड़ी की नीलामी करवा दूं। अहमद को यही लगा कि अब उसे शोहरत मिलेगी। उसने हामी भर दी। 8वां दृश्य, नीलामी का दिन। अगले दिन दरबार में नीलामी की घोषणा हुई। आज खोपड़ी की कीमत तय की जाएगी। अकबर उत्सुक थे। बीच में बीरबल अपने व्यापारी रूप में आए और बोले, हुजूर, आज मैं आपके दरबार में एक दुर्लभ खोपड़ी लाया हूं। ये उस व्यक्ति की है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता था, पर खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाता था। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर बोले, अच्छा, इसकी कीमत क्या रखी है?
हुजूर, ये खोपड़ी मात्र एक तांबे के सिक्के की है, क्योंकि ये जब तक जिंदा थी तब तक दूसरों के खिलाफ जहर उगलती रही और मरने के बाद भी बेकार है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मलिक अहमद शर्म से सिर झुकाकर रह गया। 9वां दृश्य, अकबर की खोपड़ी। अकबर मुस्कुराकर बोले, अच्छा व्यापारी जी, अब बताओ, अगर मेरी खोपड़ी की नीलामी करनी हो तो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी खोपड़ी की कीमत लाखों अशरफियों की होगी, क्योंकि ये खोपड़ी सोचती है, न्याय करती है और अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता करती है। ऐसी खोपड़ी अनमोल होती है, इसे कोई खरीद ही नहीं सकता। अकबर खुश हो गए। वाह, तुम सच में बुद्धिमान व्यापारी हो। बीरबल ने अपना भेष उतारा और कहा, महाराज, ये व्यापारी कोई और नहीं, आपका बीरबल ही था। 10वां दृश्य, सबक और हंसी। दरबार में सब हैरान। अकबर मुस्कुराए, तो ये तुम्हारा तरीका था मेरे सवाल का जवाब देने का? बीरबल ने झुककर कहा, जी महाराज, आपने पूछा था कि इंसान की खोपड़ी की कीमत क्या है। इसका उत्तर यही है, खोपड़ी की कीमत इस पर निर्भर करती है कि उसमें क्या भरा है, ज्ञान, ईर्ष्या, लालच या करुणा। अकबर ने ताली बजाई। शाबाश बीरबल, तुम्हारी खोपड़ी की कीमत तो पूरे राज्य से भी अधिक है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, पर अगर कभी तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद बन गए तो मैं तुम्हारी खोपड़ी गिरवी रखवा दूंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उपसंहार। उस दिन के बाद कोई भी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत न कर पाया और अकबर ने समझ लिया, खोपड़ी का असली मूल्य उसके भीतर की सोच में है, न कि उसके आकार या रूप में। बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक मजेदार कहानी भूमिका, अकबर का दरबार और बीरबल की बुद्धि। फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में एक बार फिर दरबार सजा हुआ था। दीवारों पर फारसी डिजाइन, झूमरों की चमक और चारों ओर दरबारियों की कतार। बीच में अकबर अपनी स्वर्ण जड़ित गद्दी पर बैठे थे और सामने झुके हुए थे उनके प्रिय दरबारी, राजा बीरबल। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हर प्रश्न का उत्तर खोज लेती थी, चाहे सवाल कितना ही कठिन क्यों न हो। उस दिन दरबार में राज्य के व्यापारी भी आमंत्रित किए गए थे, क्योंकि अकबर ने एक नया व्यापार कर लगाने का निर्णय लिया था। इसी बहाने बादशाह चाहते थे कि वे देखें कौन व्यापारी कितना ईमानदार है और कौन केवल अपने मुनाफे के पीछे भागता है। पहला दृश्य, व्यापारी का आगमन। भीड़ में एक व्यापारी था, लाला चंदनदास। उसकी मूछें ऊपर को तनी हुई, आंखों में लोभ की चमक और कपड़े तो रेशमी थे, पर दिल ताबे से भी सस्ता। लोग उसे पूरे शहर में कंजूस लाला के नाम से जानते थे। उसका कंजूसपन इतना प्रसिद्ध था कि लोग कहते थे, अगर उसके घर के सामने कोई भूखा मर जाए तो लाला चंदनदास उसे रोटी देने से पहले रोटी की गंध का भी हिसाब मांग ले। वो अकबर के सामने झुकते हुए बोला, प्रणाम महाराज, मैं चंदनदास, आपके राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी। अकबर मुस्कुराए, अच्छा लाला जी, तो आपसे हमें कर वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाला तुरंत चौकन्ना हो गया। क्यों महाराज? क्योंकि आपके पास इतना धन है कि टैक्स देने से पहले ही शायद आपकी आत्मा दुखी हो जाएगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। लाला के कान लाल हो गए। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, लगता है लाला जी का दिल तो उतना ही छोटा है जितनी उनकी जेब में सिक्के की जगह। दूसरा दृश्य, अकबर का मजाकिया आदेश। अकबर बोले, बीरबल, आज हम तुम्हें एक काम देते हैं। इस व्यापारी की कंजूसी का इलाज करना है। इलाज? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कंजूसी कोई बीमारी नहीं बल्कि आदत है, और आदतें इलाज से नहीं मजे से बदलती है। तो ठीक है, अकबर ने कहा, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। अगर तुमने इस व्यापारी को दान करना सिखा दिया तो इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो 1 हफ्ता
महल के बगीचे में पेड़ों को पानी देना पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुका लिया। आज्ञा हो महाराज, तो मैं इसे उसकी ही चाल में फंसाकर सुधार दूं। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने उसी शाम अपने सेवक को भेजा, जा लाला चंदनदास के घर जाकर ये कहो कि बीरबल साहब तुम्हारे लिए एक खास व्यापारिक अवसर लाए हैं। लाला सुनते ही भागा आया। उसने सोचा, बीरबल जैसा बड़ा आदमी अगर व्यापार की बात करे तो मुनाफा बहुत होगा। बीरबल ने उसे महल के बाहर अपने छोटे से बंगले में बुलाया। वहां बीरबल ने जानबूझकर सादी धोती पहनी हुई थी और सामने बैठा था उनका एक मित्र जो मजदूर का वेश धारण किए हुए था। बीरबल बोले, लाला जी, एक अनोखा सौदा है। अगर आप चाहे तो 1000 रुपए एक दिन में दुगने हो सकते हैं। लाला की आंखें चमक उठीं। कैसे? बीरबल ने कहा, शर्त बस इतनी है कि आपको किसी गरीब को 1 रुपया देना होगा। हर दिन जितना दान करोगे उतना मुनाफा बढ़ेगा। लाला हंसने लगा। हाँ, ये कैसी व्यापार की बात हुई? रुपया दूं और मुनाफा कैसे बने? बीरबल मुस्कराए। सोच लीजिए, पर जो ये सौदा नहीं करेगा वो जिंदगी भर केवल पैसे गिनेगा, खर्च नहीं। लाला कुछ उलझन में पड़ गया, पर फिर भी मुंह बनाकर चला गया। चौथा दृश्य, कंजूसी का चरम। अगले दिन बीरबल को खबर मिली कि लाला अपने घर में पानी के घड़े के नीचे सिक्का बांध कर रखता है ताकि पानी डालते समय कोई भी सिक्के के छींटे मुफ्त में ना पा सके। ये सुनकर बीरबल के मन में विचार आया, अब इस व्यापारी की दिमागी खिड़की खोलने का समय आ गया है। पांचवा दृश्य, बीरबल का चमत्कार। दूसरे दिन बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने 2 भिखारी रखे। एक को कहा, तुम लाला के घर जाकर रोटी मांगना। दूसरे से कहा, तुम जाकर कहना कि बीरबल तुम्हारे लिए दान मांग रहे हैं। पहला भिखारी गया। लाला ने दरवाजा खोला और बोला, भाग जा यहां से, रोटी नहीं है, तंदूर बंद है। थोड़ी देर बाद दूसरा भिखारी गया और बोला, मालिक, बीरबल ने कहा है कि अगर आप मुझे 1 रुपया दे देंगे तो कल आपकी दुकान पर सोना बरसेगा। लाला चौकन्ना हुआ। सोना? क्या सच? हाँ मालिक, बीरबल ने खुद कहा है। लाला ने तुरंत जाकर तिजोरी खोली और कांपते हाथों से 1 रुपया निकाला। ले जा, पर अगर सोना न बरसा तो अगली बार मैं बीरबल से वसूल करूंगा। भिखारी खुशी खुशी चला गया। छठा दृश्य, सोना बरसा। अगली सुबह लाला उठा तो उसने देखा उसकी दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। किसी ने गलती से रात में एक व्यापारी का सोने का सिक्कों वाला थैला वही गिरा दिया था। लाला ने जब वो थैला उठाया तो भीतर से दर्जनों सोने की मुद्राएं निकली। लाला उछल पड़ा। सचमुच सोना बरसा। वो दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने 1 रुपया दिया और आज मुझे 100 रुपए मिल गए। बीरबल मुस्कुराए। देखा, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। लाला के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। लेकिन बीरबल जानते थे कि उसकी कंजूसी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। 7वां दृश्य, असली परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, आज मैं एक प्रतियोगिता करवाऊंगा। जिसका दिल सबसे बड़ा होगा उसे राजा अकबर का विशेष इनाम मिलेगा। सभी व्यापारी आए, जिनमें लाला भी था। बीरबल ने एक थाल रखा और बोला, इस थाल में जो चाहे, जितना चाहे दान डाल दे। शाम तक जिसके योगदान से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी उसे इनाम मिलेगा। सबने कुछन कुछ डाला। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50, किसी ने कपड़े। लाला सोचता रहा, अगर मैं कुछ न डालूं तो लोग हंसेंगे और अगर डाल दूं तो नुकसान। आखिरकार उसने एक चांदी का सिक्का निकाला और चुपचाप रख दिया। 8वां दृश्य, बीरबल की चाल। शाम को बीरबल ने घोषणा की, जिसने थाल में चांदी का सिक्का रखा है वही इस इनाम का असली हकदार है। सब दंग रह गए। लाला तो और भी चौंक गया। क्या? मैंने तो सबसे कम दिया था। बीरबल मुस्कुराए। हाँ,
लेकिन तुम्हारे लिए यह दान सबसे कठिन था। जिसने लाखों में से दिया उसके लिए वो आसान था, पर तुमने अपनी कंजूसी पर जीत पाई। यही असली दान है। अकबर प्रसन्न हुए। शाबाश बीरबल, तुमने सचमुच इस व्यापारी का इलाज कर दिया। नवा दृश्य, कंजूस से दानी तक। उस दिन के बाद लाला चंदनदास धीरे धीरे बदल गया। वो अपने घर के बाहर रोज एक कटोरा रखता, जिसे भूख लगे रोटी ले जाए। लोग कहते, अब ये वही लाला नहीं रहा जिसकी तिजोरी में हवा भी मुफ्त में नहीं जाती थी। और जब भी कोई उससे पूछता, लाला जी, अचानक इतना बदलाव कैसे आया, वो मुस्कुराकर कहता, जब बीरबल ने मेरी कंजूसी की खोपड़ी में रोशनी भरी, तब समझ आया। पैसा जमा करके दिल नहीं भरता, बांटकर आत्मा तृप्त होती है। 10वां दृश्य, बीरबल और अकबर की आखिरी नोकझोंक। एक दिन अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें अपने राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बना दूं, तो क्या तुम भी लाला जैसे बन जाओगे? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अगर मैं व्यापारी बन जाऊं तो व्यापार की दुनिया मुस्कुराने लगेगी, क्योंकि मैं मुनाफे से पहले मनुष्य को देखता हूं। अकबर बोले, तो फिर बताओ, सबसे बड़ा सौदा क्या होता है? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, जब कोई इंसान अपनी स्वार्थ की दीवार तोड़कर किसी और के लिए कुछ करता है, वही सबसे बड़ा सौदा है। बाकी सब व्यापार तो बस सिक्कों की खनक है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने आज फिर दिल जीत लिया। उपसंहार, कहानी की सीख। सीख 1, असली अमीरी उसमें है जो बांटना जानता है, न कि केवल जमा करना। सीख 2, दान हमेशा रुपए से नहीं, भावना से होता है। सीख 3, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि उसका ब्याज आत्मिक शांति है। सीख 4, बीरबल की तरह अगर बुद्धि को हास्य के साथ बांटा जाए तो हर कंजूस दिल भी पिघल जाता है। अंतिम पंक्तियां। उस दिन के बाद जब अकबर दरबार से लौटते तो महल के सामने बैठा वही लाला चंदनदास सबको रोटियां बांटता दिखाई देता। अकबर मुस्कुराते हुए कहते, देखो बीरबल, अब ये व्यापारी नहीं, ये तो हमारी राजधानी का दानवीर बन गया है। बीरबल हंसते, महाराज, बीरबल की बुद्धि और अकबर की आज्ञा मिल जाए तो पत्थर भी सोना बन जाता है। और पूरे दरबार में गूंज उठती। अकबर बीरबल की कहानी, कौन बड़ा है? भूमिका, अकबर का गौरव और बीरबल की मुस्कान। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन विशेष रूप से सजाया गया था। महल की दीवारों पर मोती जड़े पर्दे, झूमरों की रोशनी और हल्की सी चंदन की महक हवा में तैर रही थी। दरबार में राजा अकबर अपनी सोने की गद्दी पर बैठे थे। सामने बैठे थे दरबारी, मंत्री, कवि, सेनापति और उनमें सबसे खास राजा बीरबल। अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि जहां अकबर की शाही ताकत थी, वही बीरबल की बुद्धि उस ताकत को दिशा देती थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, पर जब कभी अकबर का आह थोड़ा बढ़ जाता तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से उन्हें सहज विनम्र बना देते। ऐसा ही एक दिन था। पहला दृश्य, सवाल जो दरबार हिला गया। सुबह के समय अकबर ने दरबार सजवाया और बोले, आज मैं दरबार में एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? राजा, धनवान, ज्ञानी या कोई और? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, महाराज, सबसे बड़ा तो आप ही है, क्योंकि आपके जैसा शासक कोई नहीं। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि वही सबका सृजन करता है। तीसरा बोला, मेरे अनुसार सबसे बड़ा धनवान होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, और तुम्हारा क्या कहना है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैं कल इसका उत्तर दूंगा।
क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में है। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय मिलता है, पर अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें 10 दिन तक रसोई में रोटियां पकानी होंगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वीकार है महाराज। कल आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में कौन बड़ा है। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। उस रात बीरबल ने लंबी देर तक सोचा। कौन बड़ा है का जवाब अगर सामान्य दिया तो सब देंगे। मुझे ऐसा उत्तर देना होगा जो बादशाह के दिल में उतर जाए। अगली सुबह उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, तुम्हें कल सुबह महल में 2 लोगों को बुलाना है, एक किसान और एक फकीर। सेवक बोला, जी हजूर। पर क्यों? कल बादशाह को उनसे मिलने देना है, फिर देखना जादू कैसे चलता है। तीसरा दृश्य, अगली सुबह का दरबार। सुबह जब अकबर दरबार में बैठे तो बीरबल मुस्कुराते हुए आए। महाराज, आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे उत्तर को आप खुद अनुभव करेंगे। अकबर बोले, ठीक है, देखते हैं। बीरबल ने इशारा किया। पहले एक किसान दरबार में लाया गया। उसके कपड़े मैले थे, पैर मिट्टी से सने थे, पर चेहरे पर ईमान की चमक थी। बीरबल बोले, महाराज, ये है रामू किसान, आपके राज्य की उपज का असली आधार। फिर दूसरा व्यक्ति आया, एक फकीर, सादा वस्त्र, चेहरे पर संतोष की मुस्कान। वो सिर झुकाकर बैठ गया। अकबर ने पूछा, तो अब बताओ बीरबल, इनमें कौन बड़ा है? बीरबल बोले, महाराज, यही तो आज का प्रश्न है। इसका उत्तर आपको देना है। मैं बस आपको स्थितियां दिखाऊंगा। चौथा दृश्य, पहला अनुभव, किसान का गर्व। बीरबल ने कहा, पहले किसान को सुनिए। किसान बोला, महाराज, मैं रोज मेहनत करता हूं। सूरज निकलने से पहले खेत में जाता हूं और तब तक लौटता नहीं जब तक सूरज ढल नहीं जाता। मेरी मेहनत से ही ये धरती अन्न उगाती है। अगर मैं न रहूं तो कोई भोजन नहीं मिलेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सच है, तुम्हारे बिना लोग भूखे रहेंगे। तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। किसान गर्व से बोला, तो फिर मैं ही सबसे बड़ा हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब फकीर को सुनते हैं। पांचवा दृश्य, दूसरा अनुभव, फकीर का संतोष। फकीर शांत स्वर में बोला, हुजूर, मैं कुछ नहीं करता, बस लोगों से मिलता हूं, उन्हें प्रेम का रास्ता दिखाता हूं। न धन का मोह है, न वस्त्रों का लोभ। मैं वही खाता हूं जो कोई दे दे, और वही पहनता हूं जो कोई दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे सब कुछ प्राप्त है। दरबार में शांति छा गई। अकबर ने पूछा, पर अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है? फकीर मुस्कुराया, महाराज, क्योंकि मेरे पास संतोष है। जो संतुष्ट है वही सबसे बड़ा है। अकबर गहराई से सोचने लगे। छठा दृश्य, बीरबल का जाल। अकबर ने बीरबल से कहा, दोनों की बातें सुनकर भी मैं तय नहीं कर पा रहा कौन बड़ा है। बीरबल बोले, महाराज, फिर एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हें एक थैली सोने की दी जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें फकीर को 1 दिन के लिए अपना खेत देना होगा। किसान बोला, नहीं नहीं, मेरा खेत मेरा जीवन है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता। फिर उन्होंने फकीर से कहा, अगर मैं तुम्हें ये खेत दे दूं तो क्या तुम रख लोगे? फकीर हंस पड़ा, मैं उसे क्या करूंगा बीरबल? कल को अगर कोई भूखा उसे जोत लेगा तो वो खेत उसी का है। मुझे तो बस अपने ईश्वर में सुख मिलता है। अकबर अब समझने लगे थे कि बीरबल उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। सातवां दृश्य, अकबर की चुनौती। पर अकबर का राजसी अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन बताओ, इनमें और मुझमें कौन बड़ा है? दरबार में सन्नाटा। सभी दरबारी सोचने लगे, अब क्या कहेगा बीरबल? अगर उसने कहा कि बादशाह बड़ा नहीं है तो नाराजगी होगी। पर बीरबल मुस्कुराए, महाराज,
यही तो सबसे कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा। मैं इसे आपको महसूस कराऊंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब मैं उत्सुक हूं। कैसे महसूस कराओगे? बीरबल ने कहा। कल सुबह आपको मेरे साथ शहर चलना होगा, बिना किसी शाही पहचान के। 8वां दृश्य, अकबर का भेष। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को आम आदमी के कपड़े पहनाए। सिर पर पगड़ी, सादा कुर्ता और पैरों में साधारण चप्पलें। अब कोई उन्हें बादशाह नहीं पहचान सकता था। दोनों शहर की गलियों में निकले। एक जगह किसान काम कर रहे थे। कोई खेत जोत रहा था, कोई बैल हाँक रहा था। एक बूढ़ा किसान बोला, भैया, जरा ये मिट्टी हटाने में मदद कर दो। अकबर ने सोचा, थोड़ा हाथ बंटा देता हूं। पर जैसे ही उन्होंने फावड़ा उठाया, उनके मुलायम हाथों में छाले पड़ गए। वे दर्द से कराह उठे। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, अब समझे ये किसान कितनी कठिन मेहनत करता है। आप राजगद्दी पर बैठे हैं, पर इसकी मेहनत ही आपको भोजन देती है। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, ये आदमी बड़ा है अपनी मेहनत में। 9वां दृश्य, फकीर की झोपड़ी। थोड़ा आगे दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंचे जहां वही फकीर बैठा था। अकबर ने देखा, एक टूटी चटाई, मिट्टी का दीपक और फकीर के चेहरे पर अद्भुत शांति। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती? फकीर हंसा, कमी तो उसी को लगती है जो लालच से भरा हो। मैं जब ईश्वर को याद करता हूं तो सारी दुनिया मेरी लगती है। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये बिना राज सिंहासन के भी राजा है। अकबर चुप रहे। 10वां दृश्य, सत्य का अनुभव। शाम होने लगी थी। दोनों शहर से लौट रहे थे। अकबर की आंखों में अब पहले जैसी गर्व की चमक नहीं थी, बल्कि विचारों की गहराई थी। महल पहुंचकर अकबर ने कहा, बीरबल, अब समझ गया मैं, जो दूसरों को मेहनत, प्रेम और संतोष देता है वही बड़ा है। मैं बड़ा नहीं, बल्कि ये किसान और फकीर मुझसे बड़े हैं। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, और अगर मैं कहूं कि आप सबसे बड़े हैं तो? अकबर चौंके। कैसे? क्योंकि आपने आज ये स्वीकार किया कि कोई आपसे बड़ा हो सकता है। जो अहंकार छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करे, वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। 11वां दृश्य, दरबार की खुशी। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, कल मैंने अनुभव किया कि बड़ापन पद, धन या शक्ति से नहीं आता। जो अपने अहं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि इस वर्ष से किसानों का कर आधा किया जाए और फकीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अब सचमुच आप सबसे बड़े हैं। 12वां दृश्य, हास्य भरा अंत। जब सब दरबारी चले गए तो अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, अगर मैं सबसे बड़ा हूं तो तुम्हारा क्या होगा? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, तब मैं सबसे समझदार बन जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़े व्यक्ति को खुश रखना सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर जोर से हंसे। तुम्हारी जुबान की मिठास ही तुम्हें बड़ा बनाती है, बीरबल। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। उपसंहार, कहानी की सीख। सीख 1, असली बड़ापन पद या दौलत से नहीं, विनम्रता और कर्म से होता है। सीख 2, जो अपने अहंकार को जीत लेता है वही दुनिया का सच्चा बादशाह होता है। सीख 3, मेहनत करने वाला किसान, त्यागी फकीर और विनम्र शासक, तीनों मिलकर समाज का संतुलन बनाते हैं। सीख 4, और हां, जो दूसरों को बड़ा मानने की क्षमता रखता है वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। अंतिम पंक्तियां। सूर्यास्त की लालिमा महल की दीवारों पर पड़ रही थी। अकबर अपने कक्ष की खिड़की से दूर खेतों की ओर देख रहे थे, जहां किसान काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और फकीर भजन गा रहा था।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज मुझे समझ आया। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वो जो अपने दिल में विनम्रता का ताज पहने। बीरबल झुककर बोले, महाराज, अगर हर राजा ऐसा सोच ले तो पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। दोनों हंसे और महल में गूंज उठी वही पुरानी आवाज, जय अकबर बीरबल। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को? अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और दो गुनहगार, भूमिका, न्याय का दरबार। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आसमान में हल्की धूप फैली थी और हवाओं में ठंडक थी। दरबार के बीचों बीच बादशाह अकबर अपनी स्वर्ण जड़ित गद्दी पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी बैठे थे, कोई फरियादी, कोई सैनिक, कोई कवि और बीच में सबसे प्रिय दरबारी, राजा बीरबल। अकबर की अदालत में न्याय इतना प्रसिद्ध था कि दूर दराज के लोग भी कहते थे, अगर किसी ने अन्याय किया है तो अकबर के दरबार में न्याय अवश्य मिलेगा। पर उस दिन का मामला थोड़ा उलझा हुआ था। दो गुनहगार, दो अपराध और एक सच्चाई जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। पहला दृश्य, दो गुनहगारों का आगमन। सिपाहियों ने दरबार में दो व्यक्तियों को लाकर खड़ा किया। पहला व्यक्ति था हरिराम, एक व्यापारी, साफ कपड़े लेकिन चेहरे पर घबराहट। दूसरा था जुम्मन, एक साधारण मजदूर जिसकी आंखों में झलक रही थी बेबसी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, कहिए, क्या मामला है? मुख्य सिपाही बोला, जहांपनाह, दोनों पर चोरी का आरोप है। व्यापारी हरिराम का कहना है कि मजदूर जुम्मन ने उसके घर से सोने की अंगूठी चुरा ली, और जुम्मन कहता है कि असली चोर वही व्यापारी है जिसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर बोले, दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, सच्चाई कौन बता सकता है? सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा का समय आ गया है। दूसरा दृश्य, बीरबल की शांति। बीरबल आगे बढ़े, उनकी आंखें शांत थी, आवाज स्थिर। महाराज, न्याय वही होता है जो जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में किया जाए। मुझे एक दिन दीजिए, कल मैं सच्चे गुनहगार को आपके सामने ला दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। दोनों आरोपियों को जेल में रख दिया गया। पर बीरबल का मन चल रहा था, कैसे पता चले कि असली चोर कौन है? तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने सिपाही को बुलाया और कहा, दोनों कैदियों को एक ही कोठरी में रखो और ध्यान रखना, उन्हें खाना एक साथ दो। मैं कल सुबह खुद वहां आऊंगा। सिपाही ने वैसा ही किया। जेल की कोठरी में दोनों बैठे थे। हरिराम बोला, देखो जुम्मन, मैंने कुछ नहीं किया। तुम गरीब हो, इसलिए तुम पर शक गया। जुम्मन ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, अंगूठी तुमने छिपाई है, मैंने नहीं। दोनों झगड़ने लगे, फिर धीरे धीरे थककर चुप हो गए। पर बीरबल जानता था, अपराधी चाहे कितना भी शांत क्यों न दिखे, भीतर बेचैनी हमेशा बोलती है। चौथा दृश्य, बीरबल की रहस्यमयी रात। आधी रात को बीरबल गुप्त रूप से जेल पहुंचे। उन्होंने दरवाजे के पास सिपाही से कहा, चुपचाप सुनो, मैं बस दोनों की बातें सुनने आया हूं। भीतर अंधेरा था। बीरबल ने चुपचाप दीवार के पीछे खड़े होकर सुना। हरिराम बड़बड़ा रहा था, काश मैं उस अंगूठी को नदी में फेंक देता, अब पता नहीं क्या होगा। जुम्मन बोला, तू खुद मान रहा है कि तूने अंगूठी ली थी। हरिराम झट से बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब था, अगर मैं होता तो ऐसा करता। बीरबल मुस्कुराए, मछली फंस चुकी है, अब बस सही वक्त का इंतजार है। पांचवा दृश्य, सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पता चला कि असली चोर कौन है? बीरबल बोले, महाराज, अभी नहीं, पर मैं एक प्रयोग करूंगा जिससे सच्चाई खुद सामने आएगी। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। बीरबल ने कहा,
दोनों गुनहगारों को यहां लाओ। दोनों को दरबार में खड़ा किया गया। बीरबल ने मेज पर 2 लकड़ी की छड़ें रखीं। ये दोनों छड़ें जादुई हैं। इन दोनों में से जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह 1 अंगुल बढ़ जाएगी। दोनों को एक एक छड़ी दी गई। अकबर ने पूछा, क्या सच में ये जादुई है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब देखिए सच कैसे बोलता है। छठा दृश्य, रात का तनाव। दोनों गुनहगारों को छड़ी लेकर जेल भेज दिया गया। हरीराम बेचैन था। वो सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, मैं अपनी छड़ी को थोड़ा काट देता हूं ताकि अगर बढ़े तो बराबर ही दिखे। उसने छड़ी का सिरा 1 अंगुल काट दिया। दूसरी ओर जुम्मन बेफिक्र था। उसने छड़ी को एक तरफ रख दिया और चैन की नींद सो गया। 7वां दृश्य, सच्चाई का पर्दाफाश। सुबह दरबार फिर सजा। अकबर ने कहा, लाओ दोनों को। दोनों गुनहगार अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने दोनों की छड़ियां नापी। जुम्मन की छड़ी वैसी ही थी जैसी दी गई थी, लेकिन हरीराम की छड़ी 1 अंगुल छोटी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, जुम्मन ने अपनी छड़ी को नहीं छेड़ा क्योंकि वो निर्दोष था, लेकिन हरीराम ने डर के कारण अपनी छड़ी काट दी ताकि वो न बढ़ जाए। इसीलिए असली चोर यही है। हरीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने ही अंगूठी चुराई थी, क्षमा कीजिए। अकबर ने आदेश दिया, हरीराम को जेल में डालो और जुम्मन को उसकी मेहनत का उचित इनाम दो। 8वां दृश्य, बीरबल की बुद्धि की सराहना। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। पर बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि अपराधी खुद को फंसा लेगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। जब वो अपने ही डर से लड़ नहीं पाता, तब सच अपने आप उजागर हो जाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम न होते तो आज ये मामला उलझा ही रहता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, न्याय वही जो बुद्धि और धैर्य दोनों से दिया जाए। 9वां दृश्य, दरबार में हास्य। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर कभी तुम गलती से खुद पर शक कर बैठो तो क्या अपनी छड़ी काट लोगे? बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, मैं तो अपनी छड़ी बढ़ाकर रखूंगा ताकि सबको दिखे कि बीरबल की बुद्धि हर दिन बढ़ती जा रही है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 10वां दृश्य, इंसाफ का सच्चा अर्थ। बाद में अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे निर्णय ने मुझे सिखाया कि असली न्याय सिर्फ कानून से नहीं, बुद्धि से होता है। अगर हर शासक ऐसा सोच ले तो राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, जब राजा निष्पक्ष होता है तब प्रजा में अपराध कम होते हैं, और जब अपराध कम होते हैं तब राज्य सुखी होता है। अकबर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ बीरबल नहीं बल्कि न्याय रत्न बीरबल होगा। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से भर गया। 11वां दृश्य, असली सीख। कुछ दिन बाद जब अकबर बाग में टहल रहे थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हर अपराधी डर से ही पकड़ा जा सकता है? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, पर हर अपराधी अपने भीतर खुद का न्यायालय रखता है, जिसे दूसरों से नहीं, अपने मन से डर लगता है, और जो अपने मन से बच नहीं सकता, उसे पकड़े बिना भी सजा मिल जाती है। अकबर विचारमग्न हो गए। 12वां दृश्य, अंत की मुस्कान। शाम का समय था। महल के बाहर आकाश में लालिमा फैल गई थी। अकबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपराधी को पकड़ा बल्कि मुझे ये सिखाया कि डर, झूठ और अपराध तीनों एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, और सत्य, न्याय और बुद्धि, वे 3 पत्ते हैं जो उस पेड़ को हरा रखते हैं। अकबर बोले, तो तुम ही उस पेड़ की जड़ हो
बीरबल। दरबार गूंज उठा, जय अकबर बीरबल। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। झूठ और डर का रिश्ता अटूट है। जो झूठ बोलता है वो डरता है। सच्चा न्याय वही है जो बुद्धि और धैर्य से किया जाए, न कि जल्दबाजी से। बुद्धि कभी शक्ति से छोटी नहीं होती, वो सब पर विजय पा लेती है। और याद रखो, अपराधी को छिपाने की कोशिश ही उसे उजागर कर देती है। उपसंहार। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। देश विदेश से लोग अकबर के दरबार में आते और कहते, जहां बीरबल है वहां अन्याय टिक नहीं सकता। अकबर गर्व से कहते, बीरबल मेरी आंखें हैं जो अंधेरे में भी सच देख लेती है। और बीरबल मुस्कुराते हुए कहते, राज दरबार की चमक, एक चालाक दरबारी की साजिश, बीरबल की चतुराई और एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की चालाकी प्रस्तावना। अकबर का दरबार। फतेहपुर सीकरी का महल उस सुबह विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी। महल के बीचों बीच सजाया गया था भव्य दरबार, जहां बैठते थे सम्राट अकबर महान। चारों ओर मंत्री, कवि, सेनापति, विद्वान और राजकुमार बैठे थे। और सबसे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा, शांत आंखें और हाजिर जवाबी से भरा व्यक्तित्व, राजा बीरबल। बीरबल के बिना अकबर का दरबार अधूरा माना जाता था। वे सिर्फ राजा के प्रिय नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य की बुद्धि की आवाज थे। पर जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। और अकबर के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता चुभती थी। वे हर वक्त सोचते रहते, कब बीरबल को बादशाह के सामने नीचा दिखाएं। पहला दृश्य, दरबारी साजिश। दरबार के एक कोने में 3 दरबारी बैठे गुप्त बातें कर रहे थे। एक था मलिक खां, जो अपने झूठे चापलूसी के लिए जाना जाता था। दूसरा था शेख अहमद, जो बीरबल से जलता था क्योंकि उसकी कोई बात दरबार में नहीं सुनी जाती थी। और तीसरा था नवाब दरगाह मिर्जा, जो हमेशा बीरबल से किसी न किसी कारण नाराज रहता था। मलिक खां बोला, देखो, जब तक बीरबल यहां है हम सबकी बातें बादशाह तक पहुंच ही नहीं सकती। शेख अहमद बोला, अगर हमें बादशाह की नजरों में जगह बनानी है तो पहले बीरबल को फंसाना होगा। दरगाह मिर्जा ने दांत भींचे, मगर कैसे? बीरबल कोई आम आदमी नहीं, उसकी चालाकी तो शैतान को भी मात दे देती है। मलिक खां ने मुस्कुराकर कहा, अगर शेर को हराना है तो पहले उसे गुस्से में लाना होगा। सबकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तय किया कि अब वे बीरबल को एक ऐसे जाल में फंसाएंगे जिससे निकलना असंभव हो। दूसरा दृश्य, अकबर का आदेश। अगले दिन जब दरबार सजा, मलिक खां ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमें खबर मिली है कि खजाने से कुछ कीमती मोती गायब हो गए हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? खजाने से? और वो भी बिना मेरी अनुमति के? शेख अहमद बोला, जी हुजूर, और हमें शक है कि किसी दरबारी ने ही ये मोती चुराए हैं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल, इस मामले की जांच तुम करोगे। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा सरमाथे। पर जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकले, तीनों चालबाज दरबारी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वही लोग असली अपराधी थे। उन्होंने खुद मोती छिपाए थे ताकि शक किसी और पर जाए। अब वे चाहते थे कि जांच के दौरान बीरबल पर ही चोरी का इल्जाम लगाया जाए। तीसरा दृश्य, बीरबल की सोच। बीरबल अपने कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सोचा, ये चोरी की खबर अचानक कैसे आई? और मोती भी ऐसे समय में गायब हुए जब सब दरबार में मौजूद थे। जरूर कोई चाल है। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवक को बुलाया और कहा, महल के नौकरों और पहरेदारों से पूछो, किसे उस दिन खजाने के पास देखा गया था? सेवक ने आकर बताया, हुजूर, उस दिन खजाने के पास मलिक खां, शेख अहमद और नवाब मिर्जा गए थे। कहते हैं
वो कुछ दस्तावेज देखने गए थे। बीरबल मुस्कुराए। तो फिर बात साफ है, अब इन्हें अपने ही जाल में फंसाना होगा। चौथा दृश्य, चाल की शुरुआत। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने मोती चुराने वालों का पता लगा लिया है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, तो बताओ कौन है वो गुनहगार? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि जिन पर शक है वे आज रात महल में रुके। कल सुबह सच्चा अपराधी खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने हामी भरी। मलिक खां, शेख अहमद और नवाब मिर्जा को रात में महल में ही रहने का आदेश मिला। बीरबल ने कहा, रात में मैं सत्य का तोता छोड़ूंगा। ये तोता केवल चोर के सिर पर बैठता है। जब सुबह सबको बुलाया जाएगा तो ये तोता खुद बता देगा कि चोर कौन है। तीनों दरबारी चौंक गए। सत्य का तोता, ऐसा भी होता है? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, हां, और उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। पांचवा दृश्य, बीरबल का सत्य का तोता। रात गहरा चुकी थी। महल के एक कमरे में तीनों दरबारी बैठे थे। बाहर बीरबल की आवाज आई, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति कमरे से बाहर न जाए। सुबह मैं तोते को लेकर आऊंगा। दरबारी कांप उठे। थोड़ी देर बाद मलिक खां बोला, अगर सचमुच तोता अपराधी के सिर पर बैठ जाएगा तो हमारा तो काम तमाम। शेख अहमद बोला, कुछ करना होगा। कहीं तोते को बहलाकर धोखा दे सकते हैं। दरगाह मिर्जा बोला, सुना है तोता सूंघ कर पहचानता है। अगर हम पर खुशबू डाल दे तो शायद न पहचाने। तीनों ने अपनी जेबों से इत्र निकाला और अपने सिर पर डाल लिया। फिर भी डर खत्म न हुआ। छठा दृश्य, बीरबल की चालाकी का असली जाल। सुबह हुई। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक सुंदर पिंजरा था, पर उसमें कोई तोता नहीं था। भीतर रखा था सिर्फ एक काला कपड़ा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तोता कहाँ है? बीरबल बोले, महाराज, तोता अदृश्य है। वो सिर्फ चोर को महसूस करता है। अब मैं सभी से कहूंगा कि इस कपड़े को छू ले। जो निर्दोष होगा उसका हाथ साफ रहेगा, लेकिन जो दोषी होगा उसके हाथ पर इस कपड़े का काला रंग लग जाएगा। तीनों दरबारी डर गए। वे सोचने लगे, अगर सच में कपड़ा रंग छोड़ गया तो पकड़े जाएंगे। जब बीरबल ने उन्हें कहा छू लो, तो तीनों ने बस ऊपर से कपड़े के पास हाथ घुमाया, छुआ ही नहीं। बाकी दरबारियों ने कपड़ा छुआ और हाथ दिखाए। सबके हाथों पर हल्का काला रंग लगा, पर तीनों के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यही तीनों अपराधी हैं। अकबर चकित हुए। कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को डर नहीं होता, वो बिना झिझक कपड़ा छू लेता। लेकिन अपराधी डर के कारण सिर्फ अभिनय करता है। देखिए, इन तीनों के हाथ बिल्कुल साफ है, क्योंकि इन्होंने कपड़ा छुआ ही नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सातवां दृश्य, अपराधी की स्वीकारोक्ति। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, क्या ये सच है? तीनों दरबारी घबरा गए। मलिक खां बोला, जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हमने ही वो मोती चुराए थे। हमने सोचा था कि इल्जाम बीरबल पर लगेगा। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बीरबल को फंसाने की साजिश की, अपने ही दरबार में चोरी की। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, तीनों को जेल में डाल दो, और जब तक मोती वापस न मिल जाए इनकी सजा कम न करना। तीनों को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। आठवां दृश्य, अकबर का संतोष। जब दरबार शांत हुआ, अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी तो जादू से कम नहीं। मैंने कई देशों के न्याय देखे हैं, पर इतनी सरल बुद्धि का प्रयोग किसी ने नहीं किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, अपराधी को पकड़ने के लिए जादू की नहीं, मानव मन की समझ की जरूरत होती है। डर सबसे बड़ा सच बोलता है। अकबर बोले, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैं सिर्फ आपकी बुद्धि का प्रतिबिंब हूं। अगर आप न्यायप्रिय न होते
तो मैं भी कुछ न कर पाता। अकबर हंस पड़े। अब तो मुझे शक होता है कि तुम इंसान हो या चलती फिरती अक्ल। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नोवा दृश्य, सबक और शांति। उस रात अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। बीरबल उनके साथ थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे आज एहसास हुआ कि चालाकी अगर बुद्धि के साथ हो तो वो अपराध नहीं, कला बन जाती है। बीरबल ने कहा, महाराज, चालाकी तब अच्छी होती है जब उसका उपयोग सत्य और न्याय के लिए किया जाए। जो दूसरों को धोखा देने के लिए चालाक बनता है वो अंत में खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सच कहा, आज मैंने देखा कि अपराधी से बड़ा उसका डर होता है और डर से बड़ा होता है बीरबल की चालाकी। दोनों मुस्कुराए। आकाश में चांद चमक रहा था, जैसे वो भी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा कर रहा हो। 10वां दृश्य, अंतिम संवाद। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को राज चालक की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपराध सुलझाया बल्कि न्याय का नया रास्ता दिखाया। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल झुककर बोले, महाराज, ये आपकी कृपा है। अगर आपकी सोच सच्ची न होती तो मेरी चालाकी व्यर्थ होती। अकबर बोले, और अगर तुम्हारी चालाकी न होती तो हमारी सोच अधूरी रहती। दोनों की मुस्कान एक दूसरे से मिली, जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी एक हो गई हो। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची चालाकी वही है जो बुद्धि, सच्चाई और न्याय के साथ हो। डर हमेशा अपराधी को बेनकाब कर देता है। सच को छिपाना असंभव है। झूठ से जीत अस्थायी होती है, पर बुद्धि से की गई जीत अमर होती है। जो दूसरों को फंसाने की चाल चलता है, अंत में खुद उसी चाल में फंस जाता है। और सबसे बढ़कर विनम्रता से की गई चालाकी ही सच्ची समझदारी है। उपसंहार। उस घटना के बाद से दरबार में कोई भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी कोई चाल चलने की कोशिश करता, अकबर मुस्कुराकर कहते, याद रखना, चाल चलने से पहले देख लेना कि बीरबल दरबार में मौजूद तो नहीं। और बीरबल हंसते हुए जवाब देते,